कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अंतरिक्ष की गहराइयों को चीरता हुआ आग के एक विशाल गोले जैसा एक स्पेसशिप पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उस समय साल था 1914 यानी वाइकिंग्स का युग। जैसे ही ये स्पेसशिप पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, पूरा आसमान लाल रंग से भर जाता है। एक भयानक धमाके के साथ वो नॉर्वे की एक विशाल और गहरी झील के बीचों बीच आकर गिरता है। आसपास के जंगलों में मौजूद सभी जानवर डरकर भागने लगते हैं। स्पेसशिप धीरे धीरे झील के पानी में डूब जाता है, लेकिन कुछ ही पलों बाद पानी की सतह पर दो लोग दिखाई देते हैं। दोनों ने बेहद अजीब और अत्याधुनिक स्पेस सूट पहन रखे थे। इनमें से एक था हमारी कहानी का नायक कैनन। कैनन बड़ी मुश्किल से अपने साथी को पानी से बाहर किनारे तक खींच कर ले आता है, लेकिन अफसोस स्पेसशिप क्रैश होने के दौरान लगी चोटों की वजह से उसका साथी मर चुका था। कैनन अपने मृत दोस्त को देखकर चुपचाप खड़ा रहता है। उसके चेहरे पर गहरी निराशा साफ दिखाई दे रही थी। उसे समझ आ जाता है कि इस अजनबी ग्रह पर अब वो बिल्कुल अकेला है। थकान और सदमे की वजह से वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ समय बाद कैनन की आंख खुलती है। वो झील में तैरती हुई एक कंप्यूटर यूनिट को देखता है और उसे बाहर निकाल लेता है। जब वो सिस्टम को चेक करता है, तब कंप्यूटर उसे बताता है कि आसपास कोई भी स्पेसशिप मौजूद नहीं है जो उसकी मदद के लिए आ सके। इसका मतलब साफ था, इस ग्रह से निकलने का अब कोई रास्ता नहीं बचा था। कैनन समझ जाता है कि अगर उसे यहाँ जिंदा रहना है तो उसे इस दुनिया के लोगों और उनकी भाषा को समझना होगा। वो अपने कंप्यूटर की मदद से एक बेहद दर्दनाक प्रक्रिया शुरू करता है। उस प्रक्रिया के दौरान इस ग्रह की भाषा, संस्कृति और ज्ञान सीधे उसके मस्तिष्क में डाउनलोड किया जाता है। ये प्रक्रिया इतनी दर्दनाक थी कि उसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि कैनन कितनी तकलीफ सह रहा है। इसके बाद वो अपने टूटे हुए स्पेसशिप के मलबे से कुछ जरूरी सामान इकट्ठा करता है। उसे एक खास तरह की बंदूक भी मिलती है। खुशकिस्मती से वो अभी भी काम कर रही थी। कैनन फैसला करता है कि अब उसे आगे बढ़ना होगा। सबसे पहले वो अपने मृत साथी को पत्थरों से एक सम्मानजनक कब्र देता है। भले ही वो किसी दूसरे ग्रह का निवासी था, लेकिन उसकी भावनाएं बिल्कुल इंसानों जैसी थीं। जंगल के बीच से चलते हुए कैनन आखिरकार एक गांव के पास पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर वो हैरान रह जाता है। पूरा गांव तबाह हो चुका था, घर जल चुके थे, चारों तरफ मौत और बर्बादी का माहौल था। सबसे अजीब बात यह थी कि वहां किसी तलवारबाजी या युद्ध के निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी विशाल दानव या जंगली राक्षस ने पूरे गांव को नष्ट कर दिया हो। यहां तक कि गांव के पास पड़ी एक विशाल भेल की लाश देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता था कि हमला करने वाला जीव कितना शक्तिशाली था। कैनन को अचानक महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। वो तुरंत वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाता। कुछ ही देर में घुड़सवार योद्धाओं का एक दल उसे चारों तरफ से घेर लेता है। ये थे वाइकिंग योद्धा। उनका नेता था उल्फ्रिक। उल्फ्रिक एक ही वार में कैनन को बेहोश कर देता है। इसके बाद वे उसे बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। इस संघर्ष के दौरान कैनन की सबसे बड़ी उम्मीद भी उससे छीन जाती है। उसकी शक्तिशाली बंदूक नदी के पानी में गिरकर खो जाती है। अब उसके पास बचाव का कोई साधन नहीं बचा था। उल्फ्रिक कैनन को लेकर अपने गांव वापस लौटता है। इस गांव का नाम था हिरोट। पूरा गांव विशाल लकड़ी की दीवारों से घिरा हुआ था, ताकि बाहरी दुश्मन आसानी से अंदर ना आ सके। यहीं हमारी मुलाकात होती है गांव के राजा रौदगार और उनकी बहादुर बेटी फ्रेया से। फ्रेया कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। वो तलवार चलाने में बेहद निपुण थी। हम देखते हैं कि वो अपने पिता के साथ तलवारबाजी का अभ्यास कर रही है। उल्फ्रिक, जिसने कैनन को पकड़कर लाया था, फ्रेया से विवाह करना चाहता था। उसका सपना था कि एक दिन वो इस गांव का राजा बने, लेकिन फ्रेया उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसकी नज़र में उल्फ्रिक एक घमंडी और अहंकारी आदमी था। जब उल्फ्रिक बंदी बने कैन को गांव के बीचों बीच लाता है, तब सभी लोग उसे हैरानी से देखने लगते हैं। उसके कपड़े और उसका रूप उन लोगों के लिए बिल्कुल अलग था। गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इसके बाद उल्फ्रिक उसे पूछताछ के लिए एक झोंपड़ी में ले जाता है। वो जानना चाहता था कि कैन कौन है और कहाँ से आया है। कैन बहुत समझदार था। वो जानता था कि अगर उसने सच बता दिया कि वो अंतरिक्ष से आया है तो लोग उसे पागल समझेंगे या फिर मार डालेंगे। इसलिए वो झूठ बोलता है। वो कहता है, मेरा नाम कैनन है। मैं उत्तर दिशा के एक द्वीप से आया हूँ। मैं यहाँ एक ड्रैगन का शिकार करने आया हूँ। ये सुनकर उल्फ्रिक और उसके साथी जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि कैनन कोई ड्रैगन हंटर हो सकता है। उल्टा वे सोचते हैं कि शायद ये पास के तबाह हुए गांव का कोई आदमी है या फिर किसी दुश्मन का जासूस। कैनन भागने की कोशिश करता है, लेकिन वाइकिंग योद्धा उससे कहीं ज्यादा ताकतवर थे। वे उसे लोहे की जंजीरों से बांध देते हैं। रात होने के बाद कैनन जंजीरों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। वो एक गर्म लोहे की छड़ की मदद से अपनी बेड़ियां पिघलाने की कोशिश कर रहा था। उसी समय वहां फ्रेया आती है। वो कैनन के घावों का इलाज करने आई थी। फ्रेया जब उसकी आंखों में देखती है तो उसे महसूस होता है कि यह आदमी साधारण नहीं है। वो कैनन से पूछती है कि क्या पास वाले गांव को उसी ने नष्ट किया है।
कैनन बिना किसी झिझक के कहता है कि उसका इस विनाश से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो पूरी सच्चाई भी नहीं बताता। कुछ देर बाद कैनन अचानक मौका देखकर फ्रेया को धक्का देता है, फिर पहरेदार पर हमला करके वहां से भागने की कोशिश करता है। लग रहा था कि वो सफल हो जाएगा, लेकिन तभी पूरे गांव में खतरे की घंटी बजने लगती है। एक ही पल में चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग सोचते हैं कि शायद पड़ोसी गांव का राजा गुनार अपनी सेना लेकर हमला करने आ गया है। उल्फ्रिक और उसके योद्धा तुरंत हथियार लेकर बाहर की ओर दौड़ पड़ते हैं, लेकिन जब वे गांव के बाहर पहुंचते हैं तो वहां कोई सैनिक दिखाई नहीं देता। कोई इंसान नहीं, कोई सेना नहीं, सिर्फ अंधेरा। और उस अंधेरे के भीतर से आ रही थी एक अजीब और डरावनी गर्जना। गांव के अस्तबल में जहां घोड़े रखे जाते थे, एक भयानक जीव छिपा हुआ था। ये कोई साधारण जानवर नहीं था, ये था मुर्विन, वही जीव जो कैनन के स्पेसशिप में छिपकर इस दुनिया तक पहुंच गया था। कुछ ही सेकंड में वो एक पहरेदार पर टूट पड़ता है। उसकी चीख पूरे गांव में गूंज उठती है। दानव उसे घसीटते हुए अंधेरे में ले जाता है। कैनन जैसे ही उस जीव को देखता है, उसका चेहरा बदल जाता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि उसका सबसे बड़ा डर सच हो चुका है। वो जोर से चिल्लाता है, वो मूरबिन है, उसी को मैं ढूंढ रहा था। लेकिन उस समय कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। सब लोग दहशत में थे। उल्टा भागने की कोशिश करने के कारण लोग कैनन को फिर से पकड़ लेते हैं। इस बार उसे एक बड़े पत्थर से मजबूती से बांध दिया जाता है। अगली सुबह पूरे गांव में डर का माहौल था। कोई नहीं समझ पा रहा था कि पिछली रात हमला किस चीज ने किया था। उसी समय गांव का एक छोटा अनाथ लड़का एरिक कैनन के पास आता है। वो चुपचाप उसे रोटी खाने के लिए देता है। एरिक की मासूमियत देखकर कैनन भावुक हो जाता है। उसे अपना अतीत याद आने लगता है। अपने ग्रह पर उसका भी एक परिवार था, लेकिन मूरवेन प्रजाति के हमलों ने सब कुछ छीन लिया था। कुछ समय बाद गांव का राजा रॉदगार कैनन को अपने पास बुलाता है। राजा उससे पूछता है कि पिछली रात वो किस चीज के बारे में बात कर रहा था। अब पहली बार कैनन सच बताने का फैसला करता है। वो कहता है कि ये कोई साधारण जानवर नहीं है, ये बेहद खतरनाक शिकारी है। ये रोशनी का इस्तेमाल करके अपने शिकार को भ्रमित करता है। इसके शरीर की चमड़ी इतनी मजबूत है कि सामान्य हथियार इससे टकराकर बेकार हो जाते हैं। फिर वो ये भी स्वीकार करता है कि ये दानव उसी की वजह से यहां आया है। राजा रॉदगार को महसूस होता है कि केन सच बोल रहा है, लेकिन उल्फ्रिक अब भी उस पर भरोसा नहीं करता। वो चाहता था किन को तुरंत मार दिया जाए। फिर भी राजा रॉदगार उसे एक मौका देने का फैसला करता है। कैनन उन्हें चेतावनी देता है, अगर हमने अभी इसे नहीं रोका तो ये पूरे गांव को खत्म कर देगा। इसके बाद एक शिकार अभियान की तैयारी शुरू होती है। कैनन भी उनके साथ जाना चाहता है। उसे एक घोड़ा दिया जाता है, लेकिन उसी समय फ्रेया उसके पास आती है। वो पिछली रात के व्यवहार के लिए कैनन को एक जोरदार मुक्का मारती है। इसके बाद सभी लोग जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। राजा रॉदकर, उल्फ्रिक, कैनन और कई बहादुर योद्धा। क्योंकि कोई भी कैनन पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता था, इसीलिए उसे कोई हथियार नहीं दिया गया। उस पर लगातार नजर रखी जाती है। जंगल के भीतर जाते हुए उन्हें कई भयानक दृश्य दिखाई देते हैं। पेड़ों पर लटकी हुई इंसानी लाशें, कटी हुई घोड़ों की गर्दनें और चारों तरफ मौत की गंध। हर कोई डर के साए में आगे बढ़ रहा था। कुछ देर बाद वे एक बड़ी गुफा के सामने पहुंचते हैं। गुफा के भीतर से डरावनी आवाजें आ रही थीं। सभी को यकीन हो जाता है कि यही उस दानव का ठिकाना है। बहादुरी दिखाते हुए सभी लोग गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें जो दिखाई देता है वो बिल्कुल अलग था। वो कोई एलियन दानव नहीं था, बल्कि एक विशाल और बेहद क्रोधित भालू था। भालू तुरंत उन पर हमला कर देता है। एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। वाइकिंग योद्धा अपनी तलवारों और भालों से उसका मुकाबला करने लगते हैं, लेकिन भालू की ताकत बहुत ज्यादा थी। लड़ाई के दौरान कई योद्धा घायल हो जाते हैं। उसी समय केन अपनी बुद्धिमानी और साहस का इस्तेमाल करता है। वो सही मौके पर हमला करके उस विशाल भालू को मार गिराता है। भालू के मरते ही सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। उन्हें लगता है कि गांव पर हमला करने वाला यही जानवर था। राजा रॉदगार केन की बहादुरी से प्रभावित हो जाते हैं। वो उसकी जंजीरें खुलवा देते हैं। अब केन कैदी नहीं रहा, वो एक आजाद इंसान था। भालू को मारने की खुशी में गांव में एक बड़े उत्सव का आयोजन किया जाता है। चारों तरफ खाने पीने का माहौल था। लोग नाच रहे थे, गाना गा रहे थे और जीत का जश्न मना रहे थे। अब केन भी वाइकिंग्स के कपड़ों में दिखाई देता है। गांव वाले पहली बार उसे अपने बीच स्वीकार करना शुरू करते हैं। उत्सव के दौरान छोटा एरिक उसके पास आता है। कैनन वो तलवार एरिक को दे देता है जिससे उसने भालू को मारा था। एरिक बेहद खुश हो जाता है, यहां तक कि उल्फ्रिक भी पहली बार कैनन की बहादुरी का सम्मान करता है। दोनों एक साथ शील्ड गेम में हिस्सा लेते हैं। धीरे धीरे कैनन गांव के लोगों के साथ घुलने मिलने लगता है। उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि शायद उसे अपना नया परिवार मिल गया है। लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल था। उसे पूरा यकीन था कि जिस जीव ने उसके ग्रह को तबाह किया था वो कोई साधारण भालू नहीं हो सकता। उत्सव के बीच वो फ्रेया को अलग ले जाकर कहता है,
तुम लोग गलती कर रहे हो। भालू वो दानव नहीं था। मूरविन अभी भी जिंदा है और वो फिर से वापस आएगा। गांव के लोग अभी भी अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। चारों तरफ हंसी, संगीत और खुशियों का माहौल था। लेकिन उसी समय अचानक सब कुछ बदल जाता है। अंधेरे को चीरते हुए जलते हुए तीर गांव की ओर आने लगते हैं। कुछ ही पलों में गांव का मुख्य द्वार टूट जाता है और उसके अंदर घुस आती है एक खूंखार सेना। इन योद्धाओं का नेतृत्व कर रहा था गुनार। गुनार को यकीन था कि राजा रौदगार ने उसके गांव को नष्ट किया है। वो मानता था कि उसके परिवार और उसके लोगों की मौत के पीछे रौदगार का हाथ है, इसीलिए वो बदला लेने आया था। कुछ ही सेकंड में उत्सव का माहौल एक खूनी युद्ध में बदल जाता है। एक तरफ गुनार की सेना थी और दूसरी तरफ रौदगार के योद्धा। तलवारों की टक्कर और लोगों की चीखों से पूरा गांव गूंज उठता है। केन भी इस युद्ध में उतर जाता है। वो फ्रेया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ता है। युद्ध के दौरान गुनार सीधे राजा रौदगार तक पहुंच जाता है। वो राजा को जमीन पर गिरा देता है, फिर अपनी तलवार उठाकर अंतिम वार करने ही वाला था। लेकिन ठीक उसी समय कैनन वहां पहुंच जाता है। वो रौदगार की जान बचा लेता है। हालांकि गुनार के सैनिक उसे वहां से जबरदस्ती पीछे खींच लेते हैं। पीछे हटते हुए गुनार चिल्लाकर कहता है, मैं फिर वापस आऊंगा और अगली बार तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद गुनार और उसके बचे हुए सैनिक जंगल की ओर भाग जाते हैं। उन्हें लगता था कि वे अब सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जंगल के अंधेरे में उनसे भी बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा है। भागते भागते गुनार के दल का एक आदमी कुछ देर के लिए बाकी लोगों से अलग हो जाता है। वो झील के किनारे पहुंचता है। तभी झील के काले पानी के भीतर हलचल होती है। अगले ही पल पानी से निकलता है मूरवेन। उससे पहले कि वो आदमी कुछ समझ पाता, दानव उसे निगल जाता है। उसकी चीख कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाती है। इसके बाद मूरवेन गुनार के बाकी लोगों का पीछा करना शुरू कर देता है। एक एक करके सैनिक गायब होने लगते हैं। गुनार के लोगों को लगता है कि शायद रौदगार के सैनिक उनका पीछा कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अंधेरे के बीच अचानक लाल और नीली रोशनी चमकने लगती है। मूरवेन अपने शरीर से निकलने वाली रोशनी का इस्तेमाल कर रहा था। वो अपने शिकार को भ्रमित कर देता था और फिर उन्हें आसानी से मार डालता था। अब गुनार और उसके साथी बुरी तरह डर चुके थे। जान बचाने के लिए वे दोबारा हिरोड गांव की ओर भागते हैं। गांव पहुंचते ही वे चिल्लाने लगते हैं, हमें अंदर आने दो। वो इंसान नहीं है, वो कोई शैतान है। लेकिन उल्फिक को लगता है कि यह गुनार की कोई नई चाल है। वो अपने तीरंदाजों को हमला करने का आदेश देता है। तभी कैनन जोर से चिल्लाता है, नहीं, उन्हें मत मारो, असल दुश्मन वे नहीं है। कैनन खुद गांव का दरवाजा खुलवाता है। गुनार और उसके कुछ बचे हुए साथी किसी तरह अंदर आ जाते हैं और तभी जंगल की सीमा पर फिर से वही लाल और नीली रोशनी दिखाई देती है। पूरा गांव एकदम शांत हो जाता है। सभी लोग सांस रोककर उस दिशा में देखने लगते हैं। कुछ ही सेकंड बाद अंधेरे से बाहर निकलता है मूरवेन। इस बार हर कोई उसे साफ साफ देख रहा था। उसका विशाल शरीर, उसकी लंबी और खतरनाक पूंछ, उसकी चमकती हुई आंखें और उसकी डरावनी गर्जना। अब किसी को भी कैनन की बात पर शक नहीं था। सभी समझ चुके थे कि वही असली दुश्मन है। खतरे के सामने पुरानी दुश्मनी खत्म हो जाती है। अब गुनार, उल्फिक और रौदगार एक ही मेज पर बैठे थे। केन उन्हें समझाता है कि खुले मैदान में इस दानव से लड़ना आत्महत्या होगी। इसकी चमड़ी लोहे के कवच से भी ज्यादा मजबूत है और इसकी रफ्तार बिजली जैसी है। अगर इसे हराना है तो ताकत से नहीं, दिमाग से हराना होगा। इसके बाद कैनन एक बड़ी योजना बताता है। वो कहता है कि गांव के प्रवेश द्वार के सामने एक विशाल गड्ढा खोदा जाएगा। उस गड्ढे के अंदर नुकीले लकड़ी के खंभे लगाए जाएंगे। फिर पूरे गड्ढे को तेल से भर दिया जाएगा। जब मूरवेन उस गड्ढे में गिरेगा तब उसमें आग लगा दी जाएगी। उल्फिक को यह योजना पसंद नहीं आती। उसे अब भी कैनन पर पूरा भरोसा नहीं था। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है और बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। लेकिन राजा रौदगार बीच में आकर उन्हें रोक देते हैं। वो कहते हैं, हम वही करेंगे जो केनन कह रहा है। उसने हमारी जान बचाई है। उसके बाद पूरे गांव में तैयारी शुरू हो जाती है। बूढ़े, बच्चे, औरतें और योद्धा सभी लोग मिलकर दिन रात मेहनत करते हैं। विशाल गड्ढा खोदा जाता है, तेल इकट्ठा किया जाता है, लकड़ियां जमा की जाती हैं। इस मुश्किल समय में केन गांव का एक हिस्सा बन जाता है। राजा रौदगार सार्वजनिक रूप से उसे गांव का सदस्य घोषित कर देते हैं। युद्ध की तैयारी के बीच एक शांत पल भी आता है। एक रात फ्रेया कैनन के लिए खाना लेकर आती है। दोनों आग के पास बैठकर बात करते हैं। फ्रेया उससे पूछती है कि मूरवेन आखिर कहां से आया है और वो उससे इतनी नफरत क्यों करता है। कुछ देर चुप रहने के बाद कैनन अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताता है। वो कहता है, असल में हम ही खलनायक हैं। मूरवेन अपनी दुनिया में शांति से रहते थे, लेकिन हमारी सभ्यता नए ग्रहों पर कब्जा करती थी। हम नई दुनिया खोजते थे और फिर उन्हें अपना बना लेते थे। जब हम उनके ग्रह पर पहुंचे तो हमें वो जगह पसंद आ गई, इसलिए हमने वहां के मूल निवासियों को खत्म करना शुरू कर दिया। हमने पूरे ग्रह पर बम बरसाए, उनकी प्रजाति को मिटा दिया ताकि हम वहां अपने शहर बना सकें। ये कहते हुए कैनन की आंखें भर आती हैं।
वो आगे कहता है, एक दिन जब मैं मिशन पर बाहर था तब एक मोरवेन जिंदा बच गया था। उसने हमारी पूरी कॉलोनी पर हमला कर दिया। वो मेरे स्पेसशिप में छिप गया और जब मैं वापस लौट रहा था तब उसने जहाज के अंदर हमला कर दिया। उसी हमले की वजह से मेरा स्पेसशिप दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसी हादसे में मेरी पत्नी और मेरा बच्चा भी मारे गए। फिया ये सुनकर कुछ देर तक चुप रहती है। वो समझ जाती है कि केनन कितने दर्द के साथ जी रहा है। फिर वो उससे कहती है, शायद जो हुआ वो गलत था, लेकिन वो तुम्हारा फैसला नहीं था। तुम सिर्फ आदेश का पालन कर रहे थे। खुद को माफ करना सीखो। इसके बाद फ्रेया अपने परिवार की विरासत में मिली तलवार कैनन को देती है। ये उसके दादा की तलवार थी। वाइकिंग्स के लिए ये बहुत बड़े सम्मान की निशानी थी। और अब पहली बार कैनन को महसूस होता है कि वो सचमुच इस दुनिया का हिस्सा बन चुका है। आखिरकार वो रात आ ही जाती है। पूरा गांव युद्ध के लिए तैयार खड़ा था। विशाल गड्ढा तैयार था, उसमें तेल भरा जा चुका था। नुकीले लकड़ी के खंभे भी अपनी जगह पर लगाए जा चुके थे। हर योद्धा अपने हाथ में मशाल, भाला और तलवार लिए इंतजार कर रहा था। कैनन और उल्फिक इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाले थे। दोनों गांव के बाहर खड़े होते हैं। उनका काम था मूरवेन को अपनी तरफ आकर्षित करना और उसे सीधे जाल की ओर ले आना। कुछ देर बाद कैनन अपनी मशाल अंधेरे की तरफ फेंकता है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। फिर अचानक अंधेरे के भीतर लाल रोशनी चमकती है, उसके बाद नीली रोशनी दिखाई देती है और अगले ही पल मूरवेन बाहर निकल आता है। उसकी गर्जना पूरे जंगल में गूंज उठती है। वो सीधे कैनन और उल्फिक की ओर दौड़ पड़ता है। दोनों अपनी पूरी ताकत से गांव की ओर भागते हैं। वे तेजी से उस पुल को पार करते हैं जो गड्ढे के ऊपर बनाया गया था। योजना के अनुसार मूरवेन को उनके पीछे दौड़ते हुए सीधे गड्ढे में गिरना था, लेकिन सब कुछ योजना के मुताबिक नहीं होता। मूरवेन गड्ढे के किनारे पहुंचकर रुक जाता है। वो खतरे को भांप चुका था। गांव वाले हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए। तभी गांव का पुरोहित आगे बढ़ता है। वो मानता था कि ये किसी शैतानी शक्ति का काम है। वो प्रार्थना करते हुए सीधे मूरवेन की तरफ चल पड़ता है, लेकिन अगले ही पल दानव एक ही वार में उसे मार डालता है। पुरोहित की मौत से पूरे गांव में दहशत फैल जाती है। अब मूरवेन धीरे धीरे गांव के भीतर आने की कोशिश करने लगता है। केन समझ जाता है कि अब इंतजार करने का समय नहीं है। वो तुरंत तेल से भरे गड्ढे में आग लगा देता है। कुछ ही सेकंड में पूरा गड्ढा आग के समंदर में बदल जाता है। भयानक लपटें आसमान तक उठने लगती हैं और मूरवेन आग के भीतर गिर जाता है। सभी लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि आखिरकार दानव मर गया, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अचानक आग के भीतर से एक जोरदार गर्जना सुनाई देती है। अगले ही पल मूरवेन जलती हुई आग के बीच से बाहर निकल आता है। वो जिंदा था। उसका शरीर बुरी तरह झुलस चुका था, लेकिन वो मरा नहीं था, बल्कि अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। गुस्से से पागल हुआ मूरवेन सीधे गांव के अंदर घुस जाता है और चारों तरफ तबाही मचाने लगता है। घर टूटने लगते हैं, लोग चीखने लगते हैं। योद्धा एक एक करके उसके हमलों का शिकार होने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान एक और भयानक सच सामने आता है जिसे कोई नहीं जानता था। मूरवेन अकेला नहीं था, उसका एक बच्चा भी था। जब सभी योद्धा बड़े मूरवेन से लड़ने में व्यस्त थे, तभी छोटा मूरवेन चुपचाप गांव के उस हिस्से में पहुंच जाता है जहां महिलाओं और बच्चों को छिपाया गया था। फ्रेया तुरंत तलवार लेकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। वो बच्चों की रक्षा करने की कोशिश करती है, लेकिन छोटा मूरवेन भी बेहद खतरनाक था। कुछ ही पलों में फ्रेया मुश्किल में पड़ जाती है। ठीक उसी समय राजा रौदगार वहां पहुंचते हैं। वो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए खुद दानव के सामने खड़े हो जाते हैं। राजा अपनी पूरी ताकत से लड़ते हैं, लेकिन उनकी उम्र अब उनका साथ नहीं दे रही थी और दानव की ताकत इंसानों से कहीं ज्यादा थी। कुछ ही देर में छोटा मूरवेन उन्हें गंभीर रूप से घायल कर देता है। इसी बीच कैनन और उल्फिक वहां पहुंचते हैं, लेकिन वे बहुत देर कर चुके थे। बड़ा मूरवेन अपने बच्चे को लेकर गांव से भाग निकलता है और पीछे छोड़ जाता है मौत और तबाही। राजा रौदगार जमीन पर पड़े थे। उनकी सांसें टूट रही थीं। फिया उनके पास घुटनों के बल बैठ जाती है। कुछ ही पलों बाद राजा रौदगार दुनिया को अलविदा कह देते हैं। पूरा गांव शोक में डूब जाता है। उनका सबसे प्रिय राजा अब नहीं रहा था। सुबह होने तक गांव लगभग बर्बाद हो चुका था। कई बहादुर योद्धा मारे जा चुके थे, कई घर नष्ट हो चुके थे और हर चेहरे पर दुख साफ दिखाई दे रहा था। फ्रेया अपने पिता के शव के पास बैठकर रो रही थी। उल्फरिक खुद को दोष दे रहा था। उसे लग रहा था कि वो अपने राजा की रक्षा नहीं कर पाया। कैनन समझ चुका था कि अब समय बहुत कम बचा है। मूरवेन फिर वापस आएगा और अगली बार शायद कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वो एरिक और गांव के बाकी लोगों से कहता है कि उन्हें यहां से निकल जाना चाहिए। उन्हें नावों में बैठकर सुरक्षित जगह की ओर जाना होगा। लेकिन कैनन खुद नहीं जाएगा। उसका एक अधूरा काम बाकी था। उल्फिक मानसिक रूप से टूट चुका था। वो कहता है, मैं राजा बनने के योग्य नहीं हूं। मैं अपने राजा को बचा नहीं सका। कैनन उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, तुम अकेले नहीं हो। हम इस कहानी का अंत साथ में करेंगे, लेकिन इस बार हम उनका इंतजार नहीं करेंगे।
हम खुद उनके ठिकाने तक जाएंगे और इस युद्ध को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। केन जानता था कि मून किसी गहरी गुफा या भूमिगत जगह में रहते हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। उनके पास ऐसा कोई हथियार नहीं था जो दानव की चमड़ी को काट सके। साधारण लोहे की तलवारें लगभग बेकार थीं। तभी कैनन के दिमाग में एक नया विचार आता है। उसके स्पेसशिप की धातु पृथ्वी के किसी भी लोहे से हजारों गुना ज्यादा मजबूत थी। अगर उसी धातु से नया हथियार बनाया जाए तो शायद मूरविन को मारा जा सकता था। यही उनकी आखिरी उम्मीद थी और अब अंतिम युद्ध की तैयारी शुरू होने वाली थी। राजा रोदगार की मृत्यु के बाद पूरा गांव गहरे शोक में डूबा हुआ था, लेकिन दुख मनाने का समय अब खत्म हो चुका था। कैनन जानता था कि अगर मूरवेन को नहीं रोका गया तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा, इसलिए वो और उल्फ्रिक अंतिम लड़ाई की तैयारी शुरू कर देते हैं। उनकी एकमात्र उम्मीद थी स्पेसशिप की धातु से बने नए हथियार, क्योंकि सामान्य हथियार मूरवेन की मजबूत चमड़ी को भेद नहीं सकते थे। कैनन, उल्फ्रिक और फ्रेया झील की ओर रवाना होते हैं, वहीं झील जहां कैनन का स्पेसशिप गिरा था। झील के किनारे पहुंचकर कैनन पानी में उतर जाता है। एक अनुभवी अंतरिक्ष यात्री होने की वजह से वो आसानी से गहराई तक पहुंच जाता है। वो टूटे हुए स्पेसशिप के हिस्सों को खोजता है, फिर वहां से कुछ विशेष धातु के टुकड़े निकाल लेता है। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। झील के नीचे भी मौत उनका इंतजार कर रही थी। अचानक पानी के भीतर से एक मूरवेन कैनन पर हमला कर देता है। कैनन किसी तरह खुद को बचाता है। वो तेजी से सतह की ओर तैरता है, लेकिन इस संघर्ष के दौरान उनकी नाव टूट जाती है। हालात पूरी तरह बिगड़ जाते हैं। कैनन किसी तरह किनारे तक पहुंचता है। वो उल्फ्रिक को ढूंढ लेता है, लेकिन फ्रेया कहीं दिखाई नहीं देती। कुछ ही देर बाद उन्हें समझ में आता है कि मूरवेन फ्रेया को अपने साथ ले गया है। फ्रेया का अपहरण हो चुका था। ये खबर सुनकर दोनों के चेहरे उतर जाते हैं, लेकिन उनके पास रुकने का समय नहीं था। उन्हें फ्रेया को बचाना था और साथ ही इस युद्ध को खत्म भी करना था। वे स्पेसशिप से निकाली गई धातु लेकर गांव वापस लौट आते हैं। गांव का लोहार बोरमेर अपनी कला के लिए प्रसिद्ध था। जब कैनन उसे वो अजीब धातु दिखाता है तो वो हैरान रह जाता है। उसने पहले कभी ऐसी धातु नहीं देखी थी। बोरमीर पूरी मेहनत से काम में जुट जाता है। वो भट्ठी को तेज करता है। आग की लपटें और भी ऊंची होने लगती हैं। कई घंटों की मेहनत के बाद वो उस धातु को आकार देना शुरू करता है। हथौड़े की हर चोट के साथ एक नया हथियार जन्म ले रहा था। आखिरकार एक विशाल और बेहद धारदार तलवार तैयार होती है। इतनी मजबूत तलवार वाइकिंग्स ने पहले कभी नहीं देखी थी। अब यही तलवार मूरवेन को मारने की उनकी आखिरी उम्मीद थी। दूसरी तरफ फ्रेया धीरे धीरे होश में आती है। जब वो आंखें खोलती हैं तो खुद को एक भयानक गुफा के भीतर पाती है। चारों तरफ इंसानों और जानवरों की हड्डियां बिखरी हुई थीं। सड़ी हुई लाशों की बदबू पूरे वातावरण में फैली हुई थी। ये मूरवेन का ठिकाना था, उनका शिकार घर, उनका भोजन भंडार। ये दृश्य देखकर फ्रेया के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके सामने छोटा मूरवेन आ जाता है। वो उसे ध्यान से देखने लगता है, मानो अपने अगले शिकार का निरीक्षण कर रहा हो। उधर कैनन और उल्फ्रिक अब तैयार हो चुके थे। नई तलवार उनके पास थी। कुछ बहादुर योद्धा भी उनके साथ जाने का फैसला करते हैं। बोरमिर भी उनके साथ शामिल हो जाता है। वे एक पुराने कुएं के रास्ते नीचे उतरना शुरू करते हैं। कैनन को विश्वास था कि यही रास्ता मूरवेन की गुफा तक जाता है। धीरे धीरे वे गहराई में उतरते जाते हैं। जितना नीचे जाते हैं वातावरण उतना ही डरावना होता जाता है। आखिरकार वे एक विशाल भूमिगत गुफा तक पहुंच जाते हैं। गुफा इतनी बड़ी थी कि किसी महल जैसी लग रही थी, लेकिन वहां का दृश्य बेहद भयावह था। गुफा के एक हिस्से में गर्म लावा उबल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे सीधे नरक में उतर आए हों। यहीं उनकी मुलाकात छोटे मुरबेन से होती है, वही दानव जिसने फ्रेया का अपहरण किया था। जैसे ही वो उन्हें देखता है हमला कर देता है। एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। छोटा होने के बावजूद वो बेहद शक्तिशाली था। उसकी रफ्तार और ताकत इंसानों से कहीं ज्यादा थी। युद्ध के दौरान कई योद्धा मारे जाते हैं। एक एक करके कैनन के साथी गिरने लगते हैं। यहां तक कि बोरमेर भी बहादुरी से लड़ते हुए अपनी जान गंवा देता है। जिस लोहार ने उनकी आखिरी उम्मीद वाली तलवार बनाई थी वो अब हमेशा के लिए उनसे बिछड़ चुका था। अपने साथियों की मौत देखकर सभी का दिल टूट जाता है, लेकिन अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। तभी अचानक गुफा के भीतर से एक आवाज सुनाई देती है। वो फ्रेया की आवाज थी। वो मदद के लिए पुकार रही कैनन तुरंत समझ जाता है कि फ्रेया अभी जिंदा है। ये सुनकर उनमें नई ऊर्जा आ जाती है। वे और तेजी से आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ घायल छोटा मूरवेन अब फ्रेया की ओर बढ़ रहा था। युद्ध के दौरान उसकी आंखों को नुकसान पहुंचा था। अब वो लगभग अंधा हो चुका था। वो सिर्फ आवाज सुनकर हमला कर रहा था। फ्रेया जितना हो सके चुप रहने की कोशिश करती है, लेकिन दानव लगातार उसकी ओर बढ़ता जा रहा था। केनन और उल्फ्रिक वहां तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे अभी भी काफी दूर थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि फ्रेया को कैसे बचाया जाए। तभी केनन एक जोखिम भरा फैसला करता है। वो अपनी नई तलवार पूरी ताकत से फ्रेया की ओर फेंक देता है।
फ्रेया किसी तरह उसे पकड़ लेती है। उसी समय छोटा मूरवेन उसकी ओर छलांग लगाता है। फ्रेया सही समय पर तलवार उठाती है और पूरी ताकत से वार करती है। एक ही प्रहार में तलवार दानव के सिर को चीर देती है। छोटा मूरवेन वहीं ढेर हो जाता है। उसकी मौत के साथ गुफा में सन्नाटा छा जाता है। फ्रेया अब डर नहीं रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ प्रतिशोध की आग थी। केनन और उल्फिक उसके पास पहुंचते हैं। उसे सुरक्षित देखकर सभी राहत की सांस लेते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि अब इस गुफा में एक और कहीं ज्यादा खतरनाक दानव मौजूद था। छोटे मूरवेन की मौत के बाद जल्द ही एक भयानक गर्जना पूरे भूमिगत इलाके में गूंज उठती है। कैनन और बाकी लोग तुरंत समझ जाते हैं कि बड़ा मूरवेन आ चुका है। दानव अपने बच्चे के मृत शरीर के पास पहुंचता है। वो कुछ क्षणों तक उसे देखता रहता है, फिर उसकी आंखों में पहले से कहीं ज्यादा क्रोध दिखाई देने लगता है। अब वो सिर्फ शिकार नहीं करना चाहता था, वो बदला लेना चाहता था। अगले ही पल वो पूरी ताकत के साथ कैनन और उसके साथियों पर हमला कर देता है। गुफा के भीतर फिर से एक भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। दानव का हर हमला मौत लेकर आ रहा था। केन, फ्रेया और उल्फिक किसी तरह उसके वारों से बचते हुए पीछे हटने लगते हैं। वे जानते थे कि सीधे मुकाबले में ज्यादा देर तक टिक पाना संभव नहीं होगा, इसलिए वे गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। मूरवेन लगातार उनका पीछा करता रहता है। भागते भागते वे एक ऊंचे पहाड़ी जलप्रपात के किनारे पहुंच जाते हैं। उनके सामने गहरी खाई थी और पीछे मौत बनकर खड़ा था मूरवेन। अब बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। कैनन और फ्रेया ऊपर की ओर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उल्फिक पीछे रुक जाता है। उसे समझ आ चुका था कि अगर किसी ने दानव को नहीं रोका तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वो अपनी तलवार मजबूती से पकड़ता है, फिर मूरवेन के सामने खड़ा हो जाता है। ये उसकी जिंदगी की आखिरी लड़ाई थी। उल्फिक पूरी बहादुरी के साथ दानव पर हमला करता है। वो लगातार उस पर वार करता रहता है, दानव को रोकने की कोशिश करता है ताकि केन और फ्रेया को भागने का समय मिल सके, लेकिन मूरवेन की ताकत बहुत ज्यादा थी। कुछ ही देर में वो उल्फिक को जोर से उठाकर चट्टानों पर पटक देता है। उल्फिक बुरी तरह घायल हो जाता है, फिर भी वो हार नहीं मानता। वो आखिरी बार उठता है और दानव के चेहरे पर जोरदार वार करता है। उसकी इस बहादुरी की वजह से कैनन और फ्रेया को आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है, लेकिन उल्फिक की कीमत बहुत भारी थी। वो जान चुका था कि अब उसका अंत करीब है। मूरवेन अब सीधे कैनन की तरफ बढ़ता है और शुरू होती है कहानी की सबसे बड़ी लड़ाई। कैनन अपनी नई तलवार निकालता है। वो पूरी ताकत से दानव का सामना करता है। दोनों के बीच भयंकर संघर्ष होने लगता है। फ्रेया ऊपर से उसकी मदद करती रहती है। मूरवेन कई बार कैनन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कैनन हर बार बच निकलता है। एक सही मौके का इंतजार करते हुए वो लड़ता रहता है। आखिरकार उसे वो मौका मिल जाता है। वो अपनी पूरी ताकत से तलवार घुमाता है और दानव के एक हाथ को काट देता है। मून दर्द से दहाड़ उठता है। कुछ ही पलों में वो गहरी खाई में गिर जाता है। उसकी गर्जना धीरे धीरे दूर होती जाती है और फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। आखिरकार युद्ध समाप्त हो चुका था। मूरवेन मर चुका था। वो दानव जिसने कई दुनियाओं को तबाह किया था, अब हमेशा के लिए खत्म हो गया था। कैनन और फ्रेया तुरंत उल्फिक के पास वापस आते हैं। उल्फिक जमीन पर पड़ा था। उसकी सांसें बहुत धीमी हो चुकी थी। वो जानता था कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। वो कैनन को अपने पास बुलाता है, फिर अपने राजकीय पदक की ओर इशारा करता है। कमजोर आवाज में वो कहता है, तुम हमारे राजा बनने के योग्य हो। मुझे सिर्फ एक बात का अफसोस है, हमारी दोस्ती बहुत देर से हुई। कैनन उसकी बात सुनकर भावुक हो जाता है। वो उल्फ्रिक का हाथ पकड़ता है और कहता है, हम दोस्त हैं, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। ये सुनकर उल्फिक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और कुछ ही क्षण बाद वो हमेशा के लिए आंखें बंद कर लेता है। जिस आदमी ने कभी केन पर सबसे ज्यादा शक किया था, अंत में वही उस पर सबसे ज्यादा भरोसा करके गया। इसके बाद कैनन और फ्रेया ऊपर चढ़कर बाहर पहुंचते हैं। वहां नीचे नदी के किनारे नावों में गांव के बचे हुए लोग उनका इंतजार कर रहे थे। एरिक भी वहीं मौजूद था। जब लोग देखते हैं कि कैनन और फ्रेया जिंदा लौट आए हैं तो सभी के चेहरों पर राहत दिखाई देती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, लेकिन कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। कुछ समय बाद कैनन अकेले वापस उस जगह पर जाता है जहां उसके स्पेसशिप का मलबा पड़ा था। वो अपनी मृत पत्नी के कैप्सूल के टूटे हुए हिस्से को देखता है। उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगती है। तब हमें पता चलता है कि उसकी पत्नी की मौत मूरवेन ने नहीं की थी। वो स्पेसशिप दुर्घटना में मारी गई थी। कैनन अपनी पत्नी को आखिरी बार अलविदा कहता है। फिर वो अपने स्पेसशिप के कम्युनिकेशन डिवाइस के पास पहुंचता है। यही वो यंत्र था जो लगातार अंतरिक्ष में सिग्नल भेज रहा था ताकि कोई दूसरा स्पेसशिप आकर उसे बचा सके। कैनन कुछ देर तक उस यंत्र को देखता रहता है, फिर वो अपनी तलवार निकालता है और एक ही वार में उस डिवाइस को नष्ट कर देता है। उसने अपना फैसला कर लिया था। वो अब अपनी पुरानी दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता था। वो इस दुनिया को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि यहीं उसे दोस्त मिले थे, यहीं उसे अपना परिवार मिला था और यहीं उसे सच्चा प्यार मिला था।
इसके बाद फिया वाइकिंग। परंपरा के अनुसार सभी वीर योद्धाओं को सम्मान देती है। फिर वो लोगों को कैनन की कहानी सुनाती है। वो कहती है, एक समय था जब कैनन हमारे लिए एक अजनबी था, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरी दुनिया से आया था। लेकिन आज वही हमारे लोगों का नेता है, वही हमारा राजा है। समय बीतता है, कैनन और फ्रेया एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं। उल्फिक की मृत्यु के बाद कैनन गांव की जिम्मेदारी संभाल लेता है और छोटा एरिक, जिसने सबसे पहले उसे रोटी दी थी, उसे कैनन अपने बेटे की तरह पालता है। इस तरह एक अकेला अंतरिक्ष यात्री जो कभी इस दुनिया में अजनबी बनकर आया था, आखिरकार उसे अपना घर मिल जाता है। और यही खत्म होती है कैनन और वाइकिंग्स की इस अद्भुत कहानी। अगर आप कैनन की जगह होते तो क्या अपनी उन्नत दुनिया में वापस लौटते या फिर प्यार और परिवार को चुनते? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी ही और शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन आपके लिए आने वाली हैं।